मनोज सैनी, पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। आज बहस भी होगी और खबर बड़ी है 2023 से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश में भी सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी के हर बड़े नेता इन दिनों फील्ड पर है और शुरुआत अकेले मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने गुजरात में भी देखा। सबसे पहले चुनाव वहीं होना है, पर मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत अलग है। जैसे ही 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराया, उसके बाद नाच गाने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए और ये देखने को मिला बीजेपी के दफ्तर में, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि अब हम 2023 की तरफ प्रस्थान करते हैं। बात यही नहीं है, बात बहुत कुछ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा आज मालवा के दौरे पर है। मुख्यमंत्री श्योपुर में तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं और खास बात यह है, शहरिया वर्ग के लोगों को बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। तो क्या इन सबको 2023 से जोड़कर देखें? लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की 10 तारीख की तस्वीरें देखिए, जिसको देखकर हम भी कहेंगे कि हाँ, 2023 की तैयारी शुरू हो गई। देखिएगा। ये डबल इंजन की सरकार है। बहुत बहुत बधाई। और अब अध्यक्ष जी के साथ 2023 की विजय के लिए हम भी प्रस्थान करें। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। माननीय अमित शाह जी कहते हैं हमें आगामी 50 वर्षों तक इस देश के अंदर राज नहीं करना, जनता की सेवा करना है। तो जब जनता की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री 365 दिन 24 घंटे उतर के काम करते हैं, माननीय अमित शाह जी जान लगा करके देश के अंदर मैदान में जनता की सेवा में जुटे हैं, एक विल पावर के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आपने देखा था कि अभी इंदौर आए थे, तो उनका उत्साह और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लबालब था, उससे हमको लग रहा था। तो उनके नेतृत्व में संगठन जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो आगामी 2023 नहीं, आगामी 50 वर्षों तक जनता की सेवा का अवसर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता हमें देगी। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कह रहे थे कि चलिए हम प्रस्थान करते हैं 2023 की तरफ। लेकिन एक दिन पहले और आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। पंजाब समेत 4 राज्यों में, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, मिशन 2023 की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। लेकिन एक नया कहा जाए तस्वीर भी दिखाई दी है और ये तस्वीर थी ग्वालियर की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच अब किसी तरह का नेगेटिव मैसेज ना जाए, ये तस्वीरें बयां करेंगी। वहीं हर मंच पर अब सियासी गलियारों के बीच भी चर्चा हो चली है कि बीजेपी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं जयंती पर ग्वालियर में जो कुछ देखने को मिला, वो हमारी बात को शायद समझा पाएगा। जो इशारा दिखाई दे रहा है उसे आप भी समझ पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं ये खास खबर को, क्या है इसका इशारा, देखिएगा। तारीख 10 मार्च, स्थान सिंधिया राजवंश की छतरी। मौका था स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं पुण्यतिथि का, जो पहली बार बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। खास बात यह रही कि इस बार बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कभी सिंधिया के विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा समेत तमाम दिग्गज शामिल रहे। ये सभी नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर पहुंचे थे। सभी ने मन से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन है, उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और आज उनको श्रद्धांजलि देने और भजन संध्या में भाग लेने ही मैं यहाँ आया था। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूज्य पिताश्री, उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया। उनका पारिवारिक कार्यक्रम है और उनके आग्रह पर हम सब लोग इस भजन संध्या में और उस पुण्यात्मा की स्मृति में उपस्थित हुए हैं। सिंधिया राजवंश की छतरी पर
एक ओर जहां बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहा, तो दूसरी ओर कांग्रेस महज औपचारिकता पूरी करती नजर आई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्विटर पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को याद किया। इस आयोजन पर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आ गया है तो माधवराव की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का नैतिक पतन हो चुका है। देखिए, ये जो इस बार उनका कार्यक्रम बड़े जोर शोर से मनाया गया, एक आम आदमी भी क्या सोचेगा। सिंधिया को मरे तो तमाम वर्ष हो गए माधव सिंधिया जी को, इस बार इतना जलवा क्यों दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर से हर मौके का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करती है, लेकिन एकाएक सबको बड़ा जोश आ गया क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। चुनाव मध्य प्रदेश में वो फिर पुनः जीतना चाहते हैं। तो ये जो राजनीतिक लाभ उठाना किसी भी परिस्थिति में, ये भारतीय जनता पार्टी की अक्लमंदी कह लें या बेशर्माई कह लें, लेकिन वो लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को आत्मसात कर चुकी है, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी आत्मसात कर लिया है। अब कांग्रेस भले ही आरोप लगाती रहे, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि सिंधिया जिस तरह से बीजेपी में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पर और भारी पड़ने वाले हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए, तो कौन किस पर भारी होगा ये तो 2023 में दिखाई देगा। कौन कहां होगा ये भी 2023 के चुनाव से पहले और बाद में दिखाई देगा। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की हम कर रहे थे और कांग्रेस इस बात को लेकर अफसोस मना रही है कि हम चुनाव हार गए। जयवर्धन सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा। ये सुनिए, फिर मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उससे परिचय कराऊंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुन लीजिए जयवर्धन सिंह क्या कह रहे थे। युवा नेता है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री है जयवर्धन सिंह जी। हमें भी इस बात का अफसोस है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, जो हमको उम्मीद थी उस प्रकार से नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम ज़मीन पर मेहनत करेंगे और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हमको माहौल दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है कि जो सरकार वर्तमान में भाजपा की है मध्य प्रदेश में, ये एक सौदे की सरकार है। जनता इस प्रकार की सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेगी और हमें विश्वास है कि 23 में कम से कम मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी की बनेगी। चलिए, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक संजय जी, पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, भोपाल स्टूडियो में मौजूद है। और प्रताप भानु शर्मा जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के पूर्व नेता, सांसद। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी है स्टूडियो में, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। वो कह रहे थे अफसोस है मुझे, जयवर्धन सिंह जी कह रहे थे कि अफसोस है हमें, जो भी हुआ हो, पर 2023 में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप बात कर रहे हैं और वो निकल पड़े हैं फील्ड पर। देखिए सनी जी, ये जो रिजल्ट आए हैं अभी 5 राज्यों के, ये चिंतन और मनन की जरूरत है कांग्रेस के लिए। और किस स्तर पर हमें मजबूती करना है, कहाँ लड़ाई होनी है। लड़ाई दिल्ली भोपाल में नहीं होती, पोलिंग बूथ पर होती है। और भारतीय जनता पार्टी जब कोई मुद्दे उनके नहीं चलते तो वो धर्म की आड़ में वोट मांगने लगती है, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर पोलराइजेशन करने का। उत्तर प्रदेश में तो यही हुआ, सीधा देखने में आया है जी। परंतु यदि हमारी वहां संगठन का काम मजबूत होता पोलिंग स्तर पर, पोलिंग बूथ पर, तो हो सकता है कार्यकर्ता प्रभावी तरीके से उनके इस प्रयास को सफल कर सकते थे। पर पोलिंग बूथ पर कमजोरी तो थी, जिसकी वजह से हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। पर अब जो फैसला मिला है, जो जनादेश मिला है, उसको हम स्वीकार करते हैं। मध्य प्रदेश की तैयारी उसी नजरिए से उस फैसले को और उस जनादेश को ध्यान में रखते ही करना पड़ेगी। और जो भाजपा की मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जन कल्याणकारी कामों की घोषणाएं भर कर रही है और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा जी, उसमें हमें मुस्तैदी से पोलिंग बूथ पर
कार्यकर्ताओं को ग्रामीण मतलब अंचल ये में मान पहुंचकर सकते हैं पहुंचाना शर्मा पड़ेगा। साहब, ये मान सकते हैं आपने कहा कि पोलिंग बूथ तक हमें मजबूत करना होगा, और पोलिंग की बात आप करते रहे, घर घर चलो अभियान, आपके तमाम तरह के अभियान दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप कह रहे थे बेटी हूं लड़ सकती हूं, सिर्फ उसके द्वारा ही कांग्रेस आगे बढ़ गई, यानी पोलिंग पर मजबूती नहीं दिखा पाई, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। नारा बहुत अच्छा था, प्रियंका जी ने बहुत मेहनत करी और एक उत्तर प्रदेश में टीम तो खड़ी कर ली है, जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मनोज जी। जी जी। पर हम तो अपने मध्य प्रदेश पे फोकस करें। कांग्रेस का पूरा ध्यान हमारे अपनी स्टेट पर है इस समय, और स्टेट में इस बात को हम घर घर चलो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, इन सब चीजों के भाव बढ़े हुए हैं, ये जनता समर्थन में है, कांग्रेस जनता समर्थन में है, लेकिन जनता तक जाना पड़ेगा, ये बात आप भी मान रहे हैं मेरे साथ? हाँ, जाना पड़ेगा। जी जी, और मुस्तैदी से जाना पड़ेगा जी। भाजपा की झूठ को एक्सपोज करना पड़ेगा। हाँ, तभी हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएंगे। इनके भ्रष्ट आचरण को एक्सपोज करना पड़ेगा। जनादेश को किस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने सौदेबाजी करके अपनी, मैं लौट रहा हूं सर आप पास, बिल्कुल आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं आलोक संजर जी की। आलोक जी, आप निकल पड़े हैं और आलोक जी तो अपनी बात करेंगे जी, और प्रताप बानू जी को चिंता है कि आखिर जा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं जाना पड़ेगा, बात से काम नहीं चलेगा। वो भी बहुत साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बंसल चैनल के माध्यम से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जन्म जयंती पर उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। कांग्रेस के लोग मैं भी नमन करता हूँ संजय जी। हाँ जी, धन्यवाद। जी जी, आप तो शांत में रहे हैं, उस दौर के हैं आप। बिल्कुल शांत में रहे, अद्भुत व्यक्तित्व थे। जी जी जी, आलोक जी। एक मिनट मनोज जी, याद आ गई मुझे, चलिए कह दीजिए। इतने अद्भुत व्यक्तित्व थे कि शिवराज जी ने भी कहा कि उनके चरणों में नमन करता हूँ। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल सही बात जी। विचारों को तो हमेशा नमन करना ही चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन ये था कि अभी कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो नीम के पत्तों को निचोड़कर उससे शहद निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कड़वाहट ही मिल रही है। दूसरा, बड़े भैया भी बोल रहे थे कि वो हमारे झूठ का उजागर करेंगे, झूठ मिलेगा तभी तो उजागर कर पाएंगे। अब ढूंढते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ढूंढेंगे। हाँ, लेकिन मिलने नहीं वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, जो नीति है और जनता का जो विश्वास है, उसको अर्जित करने का काम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। झूठे नारे तो कांग्रेस ने दिए। पूर्व में भी एक बहस में हमने चर्चा में भाग लिया था। मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करता, क्योंकि जो बात निकल गई उसको कहने का अवसर भी नहीं, लेकिन वस्तुतः कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, आप मध्य प्रदेश में हम निकलेंगे और या निकलने वाले हैं या कब निकलेंगे, ये बहुत सारे प्रश्न जनता के सामने हैं। लेकिन जब निकलने की कोशिश करते हैं तो वही वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है कि एक कवेलू में बहुत सारे तराजू में बहुत सारे मेंढक हैं, एक दूसरा मेंढक उसकी टांग को खींचने लगता है। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष बहुत मजबूत हो। शिवराज जी भी यही बात कहते हैं बार बार कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो काम करने का और मजा है, लेकिन विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। अब आपने अभी विधानसभा हुई, विधानसभा में आपने देखा, मैं कहूंगा नहीं, आपने हालांकि मेंढक कह दिया, कोई बात नहीं। जी जी। जीतू पटवारी जी ने बिना अभिभाषण सुने अपना वक्तव्य दे दिया। तो ये राजनीति जो है, श्रेय लेने की जो कांग्रेस में राजनीति कि मैं पहले श्रेय ले लूं, ऐसा नहीं कमलनाथ जी श्रेय ले लें। तो ऐसी स्थिति में बिना अभिभाषण सुने और अपनी खिल्ली उड़वाई। बाद में कमलनाथ जी ने एक शुचिता का परिचय भी दिया और उन्होंने कहा नहीं ये गलत है और कांग्रेस इसके साथ नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस आपस में पहले विधानसभा की होने वाली है, कांग्रेस दल की बैठक हुई होगी या नहीं हुई होगी, इसका परिणाम हमारे सामने है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है कि जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात करी, अभी चुनाव जीता, दूसरा दिन था और वो फिर निकल पड़े। तो कहीं ना कहीं सत्ता के सुख में हम लोग नाच गाना नहीं कर रहे कि अब तो बहुत आराम हो गया, अब तो 5 साल ऐश करेंगे। नहीं, हमने फिर संघर्ष करना शुरू कर दिया। जिन प्रदेशों में चुनाव होने उसमें भी जाकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। जनता के बीच में जाने का हमने फिर प्रयास किया कि वहाँ ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनसे हम जनता के हृदय में अपना स्थान बना सकें। तो वो मुझे लगता है वो ईमानदारी से जब काम करेंगे तभी नीयत साफ होगी, और जब नीयत साफ होगी तो फिर जनता के प्रति करुणा आएगी, संवेदना आएगी। तो निश्चित रूप से जनता, आप लोग सब समझते हैं करुणा, संवेदना, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, मैं देख रहा हूँ। और इसीलिए तो आप देखिए
कि कुछ भी चलता रहे पर करुणा को भी आप पकड़ लेते, संवेदना को भी समझ लेते पकड़नी हैं। चाहिए। राजनीति जी। के एक्चुअली राजनीति की शुरुआत ही संवेदना से होती है। जी। और इसलिए जब संवेदना है तो फिर सेवा होगी। हाँ, और इसलिए फिर सत्ता का मोह इसीलिए नहीं महिलाओं होता। की जो संवेदना है वो आपके प्रति ज्यादा दिखाई दी, क्योंकि वहाँ महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर वो आपके साथ लड़ती हुई नजर आई तमाम क्योंकि दलों से। धोखा दिया बताते ना, हैं। जी। उनकी जो पोस्टर गर्ल थी उसने ही कहा कि हमको धोखा दे दिया। धोखा मत दो। आपने यदि किसी से कोई बात करी है तो उसको धोखा तो मत दो। जी, आपने धोखा देने का काम किया, इसलिए पूरा का पूरा जो महिलाओं का पक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का देवदत्त दुबे जी, मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अभी, चाहे शिवराज जी ने कह दिया कि चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं 2023 की तरफ। आज बीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मालवा में हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी श्योपुर पहुंच रहे हैं, जहां सहरिया बेगा समाज के लोग रहते हैं, उनको कई तरह की सौगातें देने जा रहे हैं। वैसे वो हमेशा ही कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पर ये माना जाए कि कांग्रेस को भी बात नहीं काम करना पड़ेगा और बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए, भाजपा जो शून्य से शिखर पर पहुंची है उसका यही एक कारण है कि वो निरंतर चुनावी मूड में रहती है, सक्रियता बनाए रखती है। आप देखो, कल परिणाम आए, परसों परिणाम आए, कल मोदी जी गुजरात पहुंच गए और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं सभी बड़े नेता, दिग्गज नेताओं की सक्रियता। ग्वालियर, चंबल से लेकर बुंदेलखंड में कल गढ़ाकोटा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां से एक अलग जगाई गए, नए समीकरण दिखाई दिए। तो जो जनाधार वाले हैं उनको आगे करना, और भाजपा रणनीति बहुत दूर से बनाती है, बहुत पहले से सोच समझ के करती है। उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने देखा कि योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे, तब उनको अचानक से, लोग कहते हैं अचानक से लाए, लेकिन वो सोच समझ के लाए थे कि एक ऐसा चेहरा लाना है जो हर हाल में चुनाव जीतता है, तो योगी को लाए। वहाँ के बाद अब मध्य प्रदेश में वो लगातार, जो सिंधिया एक चुनौती बने थे कांग्रेस में रह के, 2018 में ही भाजपा यही मानती थी कि सिंधिया के चेहरे पे कांग्रेस ने वोट लिए, ये वह चेहरा था, आकर्षण था, तो एन केन पकड़े सिंधिया को ही भाजपा में ले आए। तो जो कांग्रेस मुक्त का नारा जो कभी भाजपा देती थी उस पर लगातार काम कर रही है। और आप देखें कि पंजाब में कांग्रेस ने खुद आबेल मुझे मार कर लिया कि अमरिंदर सिंह को बाहर किया, जिसके कारण वहाँ उनकी दुर्गति हुई। ऐसी मध्य प्रदेश में यदि सिंधिया को संभाले रहती पार्टी तो बहुत कुछ संभावनाएं उनकी बनी रहती 23 में। भले ही अन्य राज्यों की बजाय मध्य प्रदेश में थोड़ी सी परिस्थिति अलग है। अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ 5-5 दल थे, जाति समीकरण थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में सीधी फाइट है। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा पूरा फोकस बनाए हुए कि 2018 जैसा ओवर कॉन्फिडेंस ना रखा जाए, और अभी से बूथ स्तर पर बूथ विस्तारक योजना से लेकर और जिस तरह से लोक लुभावन घोषणाएं बजट में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो भाजपा के जो लक्ष्य रहते हैं वो जीत के हैं। जीत की चाहत उनमें इस कदर बढ़ गई है कि एन केन प्रकरण को चुनाव जीतना है, और उसके लिए वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी योजनाएं भी लगाते हैं, और साम दाम दंड भी जो राजनीति में होता है, तोड़ने का काम भी करते, दमन का काम भी करते, सब कुछ करते, और जोड़ने का काम भी करते, और जोड़ के इतने बड़े हो गए। कांग्रेस को और सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2018 के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई, अब जो चुनाव परिणाम आए, तो एक तरह से कहा जाएगा कि कुछ लोग, स्वाभाविक तौर पर प्रताप भानु शर्मा जी, जीत उत्साह बढ़ाती है और हार सोचने को मजबूर करती है, अफसोस भी करती है। होना भी चाहिए, क्योंकि यदि हमने विचार नहीं किया किसी चीज पर, किसी हार पर, तो फिर स्थितियां बिगड़ती जाती है। और कांग्रेस के साथ कम से कम यही दिखाई दे रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, जाना शुरू कर दिए हैं, आपने कहा, जैसे हम देख रहे थे, जयवर्धन जी कह रहे थे कि 2023 में तस्वीर अलग होगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। कहने मात्र से कैसी सरकार बनेगी? आपने भी माना कि मेहनत तो करना पड़ेगा, है कहाँ? क्या तमाम नेताओं को वैसे ही 2018 की तरह मंच पर आना पड़ेगा, एक साथ निकलना पड़ेगा? एकजुट होके तो काम करना ही पड़ेगा, और पोलिंग बूथ से लेकर ग्रामीण स्तर पर काम करना पड़ेगा, और घर घर चलो अभियान में बहुत अच्छा जनता जनार्दन का रिस्पांस हमें मिला है। हम खुद भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक सप्ताह तक अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क में गए हैं। ग्रामीण जनता ने, जनता जनार्दन ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, गरीबों ने अपने दुख दर्द को बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा हमारे देवदत्त जी ने कहा कि बीजेपी 24/7 राजनीति में रहती है, साम दाम दंड भेद से काम करती है, तो कांग्रेस को भी उसी मोड में काम करके जवाब देना पड़ेगा, और वो हम करेंगे। हम चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। वो संवेदना और करुणा की बात भी कर रहे थे, साम दाम दंड भेद, ये सब कुछ नहीं है। आप देखिएगा,
संवेदनाओं वो को तो भी समझ आलोक लेती संजर है। जी कर रहे थे क्योंकि उनके मन में करुणा है, पर सत्यता का बखान तो देवदत्त जी ने कर दिया। जी ये तो पार्टी की बात कर रहे हैं, आलोक संजर जी की बात थोड़ी कर रहे देवदत्त जी। जी उन्होंने पार्टी की रणनीति साम दाम दंड भेद की, और हमने तो भुगता है मध्य प्रदेश में। 122 सीटों का बहुमत होने के बावजूद इनने डिफेक्शन करके उसमें सौदेबाजी की सरकार बना ली। 5 साल तक सबर नहीं कर पाए। यदि 5 साल पूरे कांग्रेस कार्यकर्ती, फिर बीजेपी का मध्य प्रदेश में नाम लेने वाला नहीं तो मिलता। सर यही तो सबर आप लोग को भी करने की जरूरत थी सर, यही सबर आप लोग को भी करने की जरूरत। थोड़ा सा जिन माधवराव सिंधिया का आप जिक्र कर रहे थे, जिनको आप याद कर रहे थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी थोड़ा माधवराव सिंधिया को याद करते हुए संभाल लेते कुछ दिन। उसमें क्या था, वो भी सबर रख लेते कि भाई थोड़ा धैर्य रख लीजिए, अभी संभाल लीजिए, सरकार तो चला ले 5 साल। देखिए, माधवराव सिंधिया में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में जमीन आसमान का फर्क है। उनका सम्मान, उनकी अनुभव और उनकी एक प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर की थी जी। ये तो क्षेत्रीय भावना से आगे ही नहीं निकल पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से के आगे का उनका सोच में ही नहीं आता, और कुर्सी के अलावा कोई सोच नहीं है उनका। सौदेबाजी करके उन्हें नहीं मिला उप मुख्यमंत्री। फिर आप गलती कर गए, वो देखिए उस चमकते हुए सितारे को बीजेपी समझ रही, इसीलिए अलग अलग राज्यों में पहुंचा रही। जी, जिंदगी भर पूरी लड़ाई कांग्रेस के लिए माधवराव सिंधिया जी ने लड़ी, और अपनी प्रतिभा के आधार पर उनको सम्मान मिला। आज बीजेपी क्योंकि स्वार्थवश, राजनीति बस चुनाव में जाना चाह के उनके नाम का उपयोग करना चाहती है, चलिए नहीं कर पाएंगे। आलोक संजय जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के नेता हैं जी, कांग्रेस के नेता रहेंगे, कांग्रेस के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया है। ज्योतिरादित्य को पकड़े रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी आलोक संजय जी, देखिए इतिहास गवाह है। मैं भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि माधवराव सिंधिया जी के संदर्भ में आप बोल रहे हो, अच्छा लगा, मुझको बोलना भी चाहिए। लेकिन माधवराव सिंधिया जी ने किन परिस्थितियों में कांग्रेस को छोड़ा था वो भी याद करना चाहिए। बीजेपी में नहीं गए थे, छोड़ा था ना कांग्रेस को, मतलब बीजेपी में नहीं गए थे, कांग्रेस को छोड़ा था ना मैंने, वापस कांग्रेस में आए थे। दूसरा, जब कांग्रेस के नेता लोग जो बैठे हुए थे श्यामला हिल्स की कोठी में, तब उन्होंने अपने समकक्ष नेता को कहा था कि सड़कों पे उतर जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो सड़कों पे रहते हैं उन्हीं को तो संभालती है, उन्हीं को अपने गले लगाती है। वो सड़क पर उतर का है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने गले लगा लिया। अब जब गले लगा लिया तो उसका परिणाम हमने देखा। अभी ऑपरेशन गंगा में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कितना सुंदर काम किया है, वो भी आप लोगों को पच नहीं रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी हो, उसको काम करने का, सेवा करने का अवसर देती है। वो देखती है कि इसमें संवेदना है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि करुणा है। वो चले गए अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर जहाँ बम गिर रहे थे, और वहाँ से हिंदुस्तान के बच्चों को लेकर आए। आज वो लोगों वो प्रेरणा के स्रोत बन गए उनके वहाँ पर। तो वस्तुतः हम या तो कह दें उन लोगों को कि आप सड़कों पर उतर जाओ, हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, सत्ता के मद में चूर हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के मद में चूर नहीं हुई, उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है। और जब जोड़ने का काम किया, मैं तो कहता हूं कि यदि अभी कांग्रेस के लोग प्रताप भानु शर्मा जी को भी कह देंगे, अभी मैं ये कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, गए ना, गए। आपको ये तो अच्छा लगा कि गए कि नहीं गए? ये तो अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि माधवराव सिंधिया जी के बेटे हैं, आप उनके सहयोगी रहे, अपने भतीजे को आपने काम करते हुए देखा था, आपको मन में अच्छा लगा होगा, इतना मुझे पता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम यदि काम करने की स्थिति में हैं, सर राजनीति में हम क्यों आए हैं, इसकी हम पे सबसे पहले चिंतन करने की आवश्यकता है। जो लोग चिंतन करेंगे राजनीति में, नहीं, उनके लिए सत्ता का मोह कभी नहीं रहने वाला, उनको पद का मोह रहने नहीं वाला। क्योंकि हम राजनीति में आए सेवा की दृष्टि से। हम यदि राजनीति में सेवा की दृष्टि से आए तो लोग आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। यदि आप जनप्रतिनिधि बन गए तो लोग आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि नहीं हो तो भी वो आपसे अपेक्षा करता है। क्यों? क्योंकि अब वो सब नेता आपके जैसे नहीं होते ना, सारे नेता, मैं कह रहा हूं नेता कोई है नहीं। लेकिन ये मैं एक मिनट बस समय नहीं, बोल दीजिए सर, जल्दी बोल दीजिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, राम जो थे बिना रथ के थे और रावण रथी था, लेकिन साधन राम के पास नहीं थे, लेकिन राम के पास, हाँ, राम के पास साधन नहीं थे लेकिन साधना थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास साधना है। भले ही हम अब साधन भी हमारे नजदीक आ गए, लेकिन साधनों का हम दुरुपयोग नहीं कर रहे। शिवराज जी के पास भी साधना जी है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ साधना निश्चित हमारे पास रहनी चाहिए। साधना यदि हम जनता की सेवा की साधना कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के जैसे कई और दल भी आ जाएंगे तो कुछ ठीक है सर। देवदत्त जी, जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया, ओवरऑल क्या देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ चली? आपने भी कहा
कि साम दाम दंड भेद, लेकिन उससे पहले कुछ और भी आपने कहा था। साम दाम दंड भेद से ही चुनाव अब नहीं जीते जाते हैं, आपको जनता की नब्ज पकड़ना पड़ेगा। और क्या कांग्रेस वो नब्ज पकड़ पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नब्ज पकड़ने निकल पड़ी। ये देखिए, बिल्कुल जनता की नब्ज पकड़ना, और एक बात ये सही है कि अंदर से सत्व तत्व आपका ऐसा हो कि आप कुछ करने के लिए राजनीति में आए हैं, वो दिखना भी चाहिए। और क्योंकि कई बार आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप सोचें कि आज इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस जब कभी टिकट घोषित होते उसकी जीतते हो जाती, प्रत्याशी क्यों सिमट गई, और भाजपा वो देखती रही है कि कांग्रेस को सिमटते हुए, तो शायद वो गलतियां ना करे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा अपने हर मुद्दे को वो हल कर रही, लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्यों में आज भी वो देखो आप, जैसे पंजाब है और भी कई राज्य हैं ऐसे जहां वो, पश्चिम बंगाल है, अथक प्रयासों के बाद भी नहीं छू पा रहे। तो अभी भी सर्वस्पर्शी और सब भाजपा को बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जो कुछ बुराइयां आ जाती हैं सत्ता के साथ तो वो दूर तक भी जाती हैं। तो कई लोग दूर से भी देख लेते हैं कि यार वो भी बुराइयां इनमें आ गई। तो ये राजनीति वाकई में कोई भजन मंडलियों का दल नहीं होता है, ये एक राजनीतिक लोग हैं जिन्हें, लेकिन इसके बावजूद भी जितना बच सको, जब तूफान आता है तो कहा जाता है कि जितना बचा लो उतना बचा के निकलो। तो ये काजल की कोठरी में जो जितना बचा पाएगा, जो जितनी साख बचा और ये आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल अंतिम उसमें कही है, और यही बात समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब समझ रही काजल की कोठरी में कौन कौन काला हो रहा है। जो काला होगा उसको बाहर। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम है कि डिप्टी सीएम चुनाव हार जाते हैं। यदि हम चन्नी को देखें तो वो चुनाव हार जाते हैं। ये पार्टी दोनों है, बीजेपी कांग्रेस, और जनता ने समझ लिया, इसलिए आपको मैदान में ले आती, आपकी सरकार बना देती, वो भी इतने बहुमत के साथ कि कोई छू भी ना पाए 5 साल तक। तो पूर्ण बहुमत की सरकार जनता देती है, पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जिताकर लाती है, और यही कुछ अलग है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी, प्रताप जी और देवदत्त जी। पर तैयारी है मध्य प्रदेश में 2023 की, और 23 की तैयारी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है। क्या कांग्रेस भी दिखाई देगी? हालांकि कांग्रेस के कई ऐसे अभियान हैं, घर घर चलो जैसे अभियान, वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब कहीं जीत मिलती है तो अफसोस भी होता है, निराशा भी हाथ लगती। लेकिन इससे यदि आज के रूप में इसको परिवर्तित करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।